कश्मीर में राहुल को याद आए पुरखे। इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहाँ रहता। पिछले 30 साल वो मूक दर्शक बने रहे। राहुल ने महसूस किया कश्मीर का दर्द। मैं जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का हाथ हमेशा से आतंकवादियों के साथ रहा है। मंदिर और दरगाह भी गए राहुल। कश्मीर में राहुल का सियासी दाव। यहाँ पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी तो एक कठपुतली हैं। कभी चीन के इशारों पर नाचते हैं, कभी पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। विरासत की सियासत पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राज्यसभा की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। कृषि कानून को लेकर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का जबरदस्त हंगामा हुआ है। टेबल पर चढ़कर रूल बुक फेंकी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे असंसदीय, अमर्यादित ठहराया। सदन में टेबल पर चढ़े विपक्षी सांसद, और उसी की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर। खास तौर पर जासूसी कांड को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। ऐसे में आज कृषि कानूनों को लेकर ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अमर्यादित व्यवहार। देश की संसद में टेबल पर चढ़कर रूल बुक फेंकी गई है और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे अमर्यादित, असंसदीय ठहराया है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है, राज्यसभा की है, जहां पर तमाम विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और फिर जो हुआ है वो आपके सामने है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, राज्यसभा की ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली। वो हंगामा इस हद तक बेकाबू हो गया। देखिए, बिल्कुल अंजना, ये बात सही है कि वो हंगामा जो है संसद मानसून सत्र के शुरुआत से चल रहा है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें सच में चौंकाने वाली है। और इस तरीके के विपक्ष का जिस तरीके से वो हंगामा कर रहे हैं, ये सच में असंसदीय है। आप याद कीजिए, जब कृषि कानून को लेकर राज्यसभा में सरकार बिल लेकर आई थी, तब संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो भी इसी तरीके से टेबल पे चढ़ गए थे और उन्होंने भी रूल बुक को फाड़ के फेंक दिया था और चेयर की तरफ फेंका था। इस बार भी कुछ लगभग वही दृश्य है। और प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के सांसद है, वो टेबल पे चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं और रूल बुक को उड़ा रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हंगामा तो चल रहा था, लेकिन इस तरीके के दृश्य जो हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो दृश्य देखने को मिले हैं विपक्ष के द्वारा। और आज विपक्ष की द्वारा जो है काली पट्टी बांध के लाया गया था कृषि कानूनों के खिलाफ। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर हो रहा है सरकार को कामकाज के लिए। वो चाहते हैं कि चाहे कृषि कानून हो, पेगासस का मामला हो, महंगाई का मामला हो या कोविड को लेकर चर्चा हो, वो चर्चाएं हो, लेकिन किस रूल के तहत तो इन सब चीजों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच में मानसून सत्र की शुरुआत से जो है ठनी हुई है। गतिरोध बना हुआ है। ये गतिरोध टूटा नहीं है और गतिरोध ना टूटने का आज आपने देखा है विपक्ष किस तरीके से हंगामा कर रहा है, और वो भी सेक्रेटरी जनरल की टेबल के सामने चढ़कर हंगामा किया जा रहा है। तो ये दृश्य सचमुच लोकतंत्र के लिए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की राजनीति शायद देखने को ना मिले। ये सब हम सबको उम्मीद करनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण। हिमांशु, धन्यवाद आपको। तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं, इससे ज्यादा क्या कहने की जरूरत है। जो मर्यादाएं देश की संसद की होती हैं, क्या वो तार तार नहीं हो रही हैं? बहरहाल इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, पवन खेड़ा जी, अनुराग भदौरिया हमारे साथ, अजय आलोक जी। पार्टी भी आपको बता दें, वैसे तो पहचान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी, पवन खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अजय आलोक जी जेडीयू की तरफ से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। राहुल गांधी कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर में उन्होंने खीर भवानी मंदिर में पूजा की, हजरत बल दरगाह पर भी गए, फिर लोगों को कश्मीरियत का पाठ भी पढ़ाया। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसद के इस मॉनसून सत्र में राहुल गांधी मिशन कश्मीर पर निकले हैं। दौरा 2 दिनों का है। मां खीर भवानी मंदिर से लेकर हजरत बल दरगाह तक पहुंचे राहुल गांधी ने एक तरफ
अपनी कश्मीरियत का दम भरा तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को घेरा। मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। हालांकि कांग्रेस की कश्मीरियत हमेशा बीजेपी के निशाने पर रही है। 2 साल पहले संसद में अमित शाह ने इसका जिक्र किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि सूफी परंपरा जो थी वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी साहब? पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था। कहां चले गए सूफी? किसने निकाल दिया उनको? किसी ने एक शब्द उनके लिए क्यों नहीं बोला? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित जो आज देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। हालांकि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का दर्जा बदलने के बाद 24 अगस्त 2019 को उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर का दौरा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हवाई अड्डे से लौटा दिया गया था। The government has invited me. Yeah. The governor has said that I'm invited. मुझे इनवाइट किया है तो अब मैं आया हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो that is a bit and government is saying that everything is okay here, everything is normal. राहुल गांधी ने एक तरफ कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार। यहां पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते, पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। राहुल गांधी कश्मीर में हैं और प्रियंका गांधी विदेश में। यहाँ बीती रात दिल्ली में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं का पूरा तारामंडल सजा दिया। गांधी परिवार छोड़ विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे। लालू यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, संजय राउत, डेरेक ओब्रायन, गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, संदीप दीक्षित, बीजेडी से पिनाकी मिश्रा और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह। विपक्ष के दिग्गज पहुंचे थे कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की सालगिरह की दावत में। सूत्रों के मुताबिक दावत में सियासी तड़का लगाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चे की जरूरत है। शरद पवार ने कहा, सिब्बल जो मुद्दे उठाते हैं, पार्टी के भीतर हो या बाहर, उनसे वो सहमत हैं और वो सही मुद्दे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं। पार्टी के भीतर जो होता है वो पार्टी का विषय है, मगर पार्टी के बाहर विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने भी इस पर हामी भरी कि विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है।
इस दावत में वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और आरएलडी के नेता भी शामिल रहे। कपिल सिब्बल जी एक सीनियर नेता है, सीनियर वकील है, सभी के साथ उनके रिश्ते बहुत ही मधुर है। सभी को बुलाया डिनर को, प्यार से हम सब लोग गए, पूरा विपक्ष वहाँ मौजूद था। जरूर हमने वहाँ बातचीत की, विपक्ष को मजबूत बनाने की बात की, 2024 के चुनाव की बात की, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बात की, बातचीत हो गई और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात हुई। अब देखो ऐसा है, डियर पार्टी तो रहने की, तो बर्थडे पार्टी हो रही है। अब बर्थडे पार्टी करने दीजिए, बर्थडे पार्टी होगी, फिर डिनर पार्टी होगी, फिर डियर पार्टी होगी, होने दीजिए। पार्टियां होती रहेंगी लेकिन पार्टी गायब होती रहेगी इनकी। सियासी गलियारों में कपिल सिब्बल की दावत की चर्चा जोरों पर है, जिसमें मेहमानों की फहरिस्त राहुल गांधी के नाश्ते में विपक्षी नेताओं की लिस्ट से ज्यादा लंबी है। दरअसल G23 के नेता दावत में वफादारी की दुहाई देते रहे, पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने इस दावत में सियासी छौंक और लगा दी। अब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सियासी तूफान है। कश्मीरियत से लेकर विपक्ष की मोर्चेबंदी पर राजनीतिक घमासान है। अशरफ वानी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पवन खेड़ा जी, आज आपके साथ शुरुआत करते हैं। विरासत की राजनीति और उसी विरासत को एक तरह से क्लेम करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं कश्मीर, और दूसरी तरफ यहां पर उनकी विरासत को ही खतरे में डालते हुए कपिल सिब्बल के घर पार्टी हो रही है। कांग्रेस पार्टी की पूरी तस्वीर और जो राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं वहां जाकर, उसमें कितना दम बच जाता है इन घटनाओं के बीच? पवन जी। अंजना जी, विरासत है तो उसको क्लेम भी करेंगे। अब जिनकी नहीं है वो नहीं क्लेम करते, वो भी हमारी विरासत को लिए सुबह से रात तक बोलते रहते हैं। हमारे पुरखों को हमसे ज्यादा तो मोदी जी याद करते हैं। हमारे पुरखों को याद करने लायक है कुछ तो हम भी याद करते हैं। और जड़ों का क्या काम होता है? जड़ें जोड़ती हैं, शाखाएं बांटती हैं। तो जब राहुल गांधी अपनी जड़ों की बात करते हैं, जोड़ने की बात करती हैं, तो शाखा वालों को मुसीबत होती होगी, परेशानी होती होगी, जाहिर सी बात है। मैं उसमें कोई बुरा नहीं मानता। शाखा वाले करते रहे अपना काम, जड़ों वाले अपना काम कर रहे हैं। आप कहती हैं कपिल सिब्बल जी ने जन्मदिन क्यों मनाया? क्यों साहब, उसमें भी पाबंदी है। चलिए, आपने अभी दलों का नाम लिया, तो कांग्रेस के एक नेता के जन्मदिन पर अगर जगन रेड्डी की पार्टी के लोग भी आते हैं, तो क्या एनडीए में टूट हो रही है? यह भी पूछिए ना। कांग्रेस पर सारी सवाल हैं, इनसे पूछिए कि क्यों नहीं रोक पा रहे अपने आंध्रा के पार्टनर्स को, बाकी दोस्तों को सब आए जा रहे हैं। शिवसेना को थाम नहीं पाए, अकाली दल हाथ से जा चुका है, कई और दल जा रहे हैं। अब तो ये हालत है कि नए नए और हमारे पास आ रहे हैं। जन्मदिन बनाया उन्होंने, तो उसमें राहुल गांधी को क्या खतरा हो गया? ये कोई मोदी शाह नहीं है कि कोई जन्मदिन मना रहा है तो वहां भी जासूसी करो, वहां से भी डरो। हम लोग डरते नहीं है, हम लोग आपस में मिलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। हमारी पार्टी में एक खुलापन है जो इनकी पार्टी में नहीं है। हम दो और हमारे वो। इनकी पार्टी का आलम कुछ और है, इसलिए ये नहीं कभी समझ पाएंगे कांग्रेस की संस्कृति क्या है। और रही बात जड़ों की, तो इन पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं? जिसकी जड़ें होती है उसको अपनी जड़ों पर गर्व होता है, जिसकी नहीं होती, माफ कीजिएगा, उससे गर्व नहीं होता, उसको शर्म आती है। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जड़ें जोड़ती हैं, शाखाएं तोड़ती हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पार्टी हो रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हर जगह जासूसी आपकी तरह नहीं कराते। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आपके साथी छोड़ छोड़ के वहां पहुंच रहे हैं, उनको संभालिए। अंजना जी, पार्टी है नहीं मगर पार्टी हो रही है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, पार्टी है नहीं, पार्टी के जो मुखिया हैं उनको बुलाया नहीं गया है और वहां पार्टी हो रही है। और मैं तो आपके ही चैनल के इंटरव्यू को सुन रहा था, जिसमें राजदीप सरदेसाई को कपिल सिब्बल जी बड़े दुख से और भरे हुए मन से बता रहे थे कि मैंने तो पार्टी किया है। आज G23 इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। ये जो G23 है वो अभी भी बचे हुए हैं, वो अभी भी अपनी कोशिशों में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में पार्टी को लीडरशिप मिले, ये आज कपिल सिब्बल जी का बयान था। मगर फिर भी पार्टी हो रही है, मुबारक हो। अंजना जी, मैं 10 दिन से डिबेट कर रहा हूं। आज कपिल सिब्बल जी के घर में डिनर हुआ, कल पवार जी के घर में ब्रेकफास्ट होगा, परसों पार्लियामेंट के कैंटीन में ब्रेकफास्ट हुआ था, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्रेकफास्ट हुआ था। अंजना जी, इतना ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे तो चुनाव कब लड़ेंगे?
प्रॉब्लम तो इनकी यही है, ये सुबह से रात तक ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करने में ही व्यस्त है, चुनाव लड़ने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा है। दूसरी बात है, इन्होंने जड़ और शाखाओं के बारे में बात की। देखिए, जड़ का एक मतलब इमोबिलिटी भी होता है। आज कांग्रेस जिस प्रकार से जड़ अवस्था में है, उनको चेतन की आवश्यकता है, और जब जड़ चेतना में परिवर्तित होती है तभी शाखाएं फल और फूल में परिवर्तित होती है। आज कांग्रेस पार्टी में केवल जड़ अवस्था है, वहां ना शाखाएं हो सकती है, ना वहां पुष्प पल्लवित हो सकते हैं, और ना वहां फलवान पौधा नजर आ सकता है। यह परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की है। मगर अंत में यहां इन्होंने विरासत की बात कही है, यहां कश्मीरियत की बात हुई है। इन्होंने कहा हमारा तो कोई जड़ ही नहीं है। मैं बहुत आदर के साथ पूछना चाहता हूं, आप बताइए, ये कश्मीरियत की बात करते हैं, आप प्लीज वो बाइट दिखाइए जिस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए पार्लियामेंट में आदरणीय अमित शाह जी खड़े हुए। पहला व्यक्ति अपोज करने के लिए कौन खड़ा हुआ? पहला व्यक्ति खड़ा हुआ अधीर रंजन चौधरी, जिनको सोनिया जी ने कहा खड़े हो, जल्दी बताओ। अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर पहला वाक्य क्या बोलते हैं? पहला वाक्य होते हैं, आप ये डिस्कशन कैसे कर सकते हो आर्टिकल 370 पर इंडिया के पार्लियामेंट में, ये तो बायलैटरल इशू है। क्या आपने पाकिस्तान से बात की? अगर पाकिस्तान से बात नहीं की है तो भारत के पार्लियामेंट में इस विषय पर डिस्कशन कैसे हो सकता है? ये तो इनका असली जड़ है। और मुझे समझ में नहीं आया, ये राहुल गांधी जी कश्मीरी पंडित कैसे बन गए? दादाजी का नाम फिरोज खान और माताजी का नाम एंटोनियो माइनो। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, एंटोनियो माइनो कोई खराब नाम नहीं, अच्छा नाम है। तो ये कश्मीरी पंडित कैसे हुए? ये हिसाब किताब भी मुझे समझा दीजिए जरा। ठीक है पवन जी, इसका जवाब दे दीजिए। और साथ में राज्यसभा की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं पवन जी, जरा उस पर आएंगे पहले। ठीक है, आप जवाब दे लीजिए। अंजना जी, इनसे कहिए जरा वरुण गांधी को अभी फोन लगाएं और पूछ लें कि वरुण गांधी जी क्या फिरोज खान से रिलेटेड है, फिरोज गांधी से रिलेटेड है? वरुण गांधी क्या कश्मीरी पंडित अपने आप को मानते हैं, नहीं मानते? पहले वहां अभी फोन लगाएं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। संबित पात्रा जी, रोज रोज अफवाहें फैलाते हो, फरेब करते हो यहां बैठकर। फिरोज गांधी एक पारसी परिवार था। आपका इतिहास में ज्ञान नहीं है, मैं जानता हूं आपका, क्या आपके और किसी नेता का नहीं है, तो आपको मैं क्या बोलूं। फिरोज गांधी एक पारसी परिवार था। क्या वरुण गांधी अपने आप को उनका वंशज मानते हैं या नहीं मानते? जरा उनसे पूछिए, फिर राहुल गांधी पर टिप्पणी करिएगा। जैसा कि मैंने कहा, आप प्रधानमंत्री जी के नाना नानी दादा दादी का नाम नहीं बता पाएंगे, मैं राहुल गांधी के नाना नानी दादा दादी सबका नाम बता पाता हूं। ये अंतर है, इसमें पूरा सम्मान कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार का। हमारी पार्टी के नेताओं का एक योगदान इस देश के इतिहास को बनाने का, इस देश को स्वतंत्र कराने का रहा है। आपकी पार्टी के नेताओं के पुरखों का नहीं रहा है। इसमें क्या गलत है? अब कुछ कर दिखाइए ताकि एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ। अनुराग जी, अजय जी तुरंत आ रही हूँ। अनुराग जी, इसके बाद फौरन आ रही हूँ, जल्दी से। संबित जी, देखिए, अंजना जी तो खुद ही बोल रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडित, फिरोज जी तो कश्मीरी पंडित नहीं थे, तो ये कश्मीरी पंडित कैसे बन गए? और उन्होंने कहा नाना नानी का हम नाम प्रधानमंत्री का नहीं बता पाएंगे। मैं तो बीच में नहीं बोला, मैं कितने शांति से बैठा, किसी के बीच में नहीं बोला। अंजना जी, ये बहुत गलत बात है। नहीं, शांति से आप मेरी बात बताइएगा अंजना जी। ये फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है, ये जानते हैं कि कश्मीरी पंडित नहीं है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फोन लगा के पूछ लीजिए, क्या वो अपने आप को? अंजना जी फिर शुरू हो गए, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम तक पहुंच गया है। बोलिए ना, वरुण गांधी का नंबर है इनके पास या नहीं है? आराम से वरुण गांधी का नंबर है या नहीं है आपके पास? वरुण गांधी को लगाइए फोन, अभी पूछिए कि वो नेहरू जी को कहां से मानते हैं। हो गया, ठीक है, आपने अपना पॉइंट बता दिया। दर्शकों में रजिस्टर हो गया, दर्शकों में रजिस्टर हो गया। नहीं, आप इन्हें अभी वरुण गांधी से बात कराइए। वरुण गांधी क्या होता है? बैठ जाओ चुपचाप। अंजना जी प्लीज इनको बोलिए, शांत रहेंगे। ये इस प्रकार राज्यसभा या पार्लियामेंट नहीं है जो पवन जी प्लीज एक सेकंड सर, ये ऐसा बिहेव करना बंद करिए। ये ठीक नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बहस का टाइम वेस्ट हो रहा है सर, बहस का टाइम वेस्ट करना बंद करिए। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव करिए। हाँ, पहले इनको बोलिए पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव करें, इस प्रकार से बौखलाए ना। मैं शांति से जवाब दूंगा, फिर वो बोलेंगे। अंजना जी, इन्होंने खुद कहा कि फिरोज खान जो हैं वो कश्मीरी पंडित नहीं है। और देखिए, एंटोनियो माइनो जी, आदरणीय सोनिया जी का नाम मैंने आदर से लिया है। इन्होंने कहा नाना नानी, प्रधानमंत्री के नाना नानी को कोई नहीं जानता है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी आपके नाना नानी को नहीं जानता हूं, आप भी मेरे नाना नानी को नहीं जानते, क्योंकि साधारण परिवार से हैं हम लोग। मगर एंटोनियो माइनो जी, उनकी माता जी का नाम क्या नाम है, वो काइया माइनो जी। अब क्या करना है? ये सब जड़ है, इंडिया की जड़ है। काइया माइनो मतलब नानी जी, राहुल जी की नानी जी, ये भारत की जड़ है। ये कैसे जड़ है? आप बताइए, ये कहां का जड़ है?
नहीं, कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई हो या अच्छाई हो, इन्होंने जनता का कोई मतलब नहीं है, जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आप लोगों का ही इंटरेस्ट रहता है कि कैसे जनता का तो राहुल गांधी से ही मतलब नहीं है। अरे वापस आइए ना सर, टॉपिक पर आइए ना, टॉपिक पर आइए ना, टॉपिक। चलिए मैं वापस आ रहा हूं। फैमिली ट्री बताकर क्या फायदा है? अच्छी बात है कि आपने रटी हुई है उनकी फैमिली ट्री। तो नहीं अंजना जी, फैमिली ट्री पे डिबेट ही था, विरासत का सियासत, और उन्होंने कश्मीरी पंडित बोला, तो मैं थोड़ी काइयां जी का नाम लेना चाहता था। अब आपने वो रखा है टॉपिक तो ले लिया। खैर मैं दूसरे विषय पे आता हूं। राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट में बोलते हुए मुझे डर लगता है। अंजना जी, अभी जो दृश्य दिखाया, बाजवा जी उनके खुद के कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, सेक्रेटरी जनरल की टेबल पे चढ़ करके रूल बुक चेयर के ऊपर फेंकना, किसको कौन डरा रहा है अंजना जी? वो डरा रहे हैं या हमसे वो डर रहे हैं? इस प्रकार का दृश्य, मैं तो कहता हूं ये दृश्य कोई भी स्कूल का बच्चा ना देखे। अगर कोई स्कूल का बच्चा इस दृश्य को देख लेगा, कोई स्टूडेंट देख लेगा, तो हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे संसद के बारे में क्या धारणा उसके मन में बने, क्या धारणा बने? ये संसद ऐसे काम करता है? इस पर सवाल मैंने भी आपसे पूछा था। ये बड़ा दुर्भाग्य। दिल्ली की विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में, ठीक है, शर्त दोनों की काली है। पार्टी के विधायकों ने किस तरह की बदतमीजी की थी, क्या आपने नहीं देखा था? खूब देखा था सर, तब उनसे भी पूछा था। आज आप जवाब दीजिए। इनकी शर्ट काली है तो हमारी भी काली होगी, ये कहाँ लिखा है सर? जहां आप मुद्दे उठाने से रोकेंगे, जहां बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, अरे वो आपका एक युवा मोर्चा का अध्यक्ष, एक युवा मोर्चा का अध्यक्ष तंदूर में अपनी पत्नी को मार देता है, तो क्या हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम भी अपनी पत्नी को तंदूर में मार देंगे? हम करेंगे। क्यों आवाज क्यों नहीं उठाएं? अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? आप क्या इतना डराओगे हमें कि हम अपनी आवाज नहीं बुलंद करें? बिल्कुल करेंगे, टेबल पे खड़े होकर करेंगे। अगर आप हमें बोलने नहीं देंगे तो कैसे आपने किसानों के काले कानून पास किए थे? हमने नहीं देखा। अनुराग जी, क्या इस तरह की अमर्यादित, नहीं मालूम क्या? अरे सरकार चलाना नहीं आता, ऐसा अमर्यादित व्यवहार सही है? जासूसी करने बैठे हो? ऐसा अमर्यादित व्यवहार सही है? तस्वीरें दिखाइए। देखिए आप राज्यसभा के सोच के बोलिए। देखिए अफसोस तब होता है जब देश के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश की राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता कुछ ऐसे लोगों का नाम गिनाते हैं, लेकिन वो नहीं नाम बता पाएंगे कि हथरस की बेटी जिसके साथ अन्याय हुआ उसके दादाजी का क्या नाम था। वो उन्हें नहीं मालूम है। मोस्ट वीआईपी लोगों के दादा दादी का नाम पता है उन्हें नहीं पता है कि जिस अभी बच्ची के साथ चीरहरण हुआ उसके पिताजी का क्या नाम था। ये भी उनको मालूम नहीं है कि किसान, जिन किसानों की 700 किसानों की मौतें हुई, उनके पिताजी का क्या नाम था, नहीं मालूम है। अखिलेश जी की नानी का नाम याद नहीं रखा हूं। पिताजी दादाजी का नाम नहीं मालूम है। का नाम याद नहीं है। कहां के लोगों का नाम पता है? अरे मुझे अखिलेश जी की नानी का नाम और दादी का नाम नहीं याद है भैया। अखिलेश जी का भी याद नहीं है। आम लोगों के पिताजी का, दादाजी का नाम नहीं जानना चाहते क्योंकि उनकी समस्या के बारे में नहीं सोचती, उनके बारे में नहीं सोचती। उनके अगर बेरोजगारी, महंगाई, उनकी परेशानी के बारे में सोचती तो उनके पिताजी का नाम जानती। दूसरा, जहां तक आप विपक्ष की एकता की बात करते हो तो समझिए जरा वेद पुराण का पढ़ा के बारे में क्या लिखा है? बीच में काय कमेंट्री दे रहे हो? फंस गए, बेइज्जती हो रही तो कमेंट्री दे रहे हो। जनता को पता चल गया कि आम जनता के पिताजी का नाम नहीं पता तो कमेंट्री देने लगे। भाई साहब बोलो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? बोलो कि आपको जनता, आम जनता के दादा दादी का नाम नहीं पता लेकिन वीआईपी के दादा दादी का नाम पता है। इसीलिए अफसोस की बात है। इसलिए कहते हैं ना वेद पुराण में क्या लिखा गया? क्या सवाल है कि आम सबके दादा दादी का नाम बताओ, ये कैसा हो सकता है? जब संगठित होकर लोग लड़ते हैं तो आप जैसे जो तांडव करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लोकतंत्र जीतता है। लेकिन मिस्टर भदौरिया, जब ये एक सेकंड, एक सवाल है सर, काउंटर सवाल आप ही से है। भदौरिया जी थोड़ा सवाल तो पूछ ले लीजिए, आप ही से पूछ रही हूँ ना, आप ही जवाब दीजिएगा। बहुत सवाल पूछता है कि मैं बीच में क्यों बोलता हूँ, अभी जाहिलों की तरह बीच में क्यों बोल रहे हो? अभी तो दूसरे को अनपढ़ बता रहे थे, अब खुद को अपने आपको अनपढ़ साबित कर रहे हो। भदौरिया जी, गांधी परिवार के बिना ऐसे विपक्षी एकजुटता की तस्वीर कपिल सिब्बल के घर पर, क्या आपको नहीं लग रहा है इसमें कुछ अटपटा है? अटपटा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस बात का डर लगने लगा है, वो विपक्ष की एकता से नहीं डर रहा है, वो डर रहा है राष्ट्र की एकता से। उसको लग रहा है कि अब राष्ट्र की एकता हमारे सामने आ गई है, क्योंकि राष्ट्र की एकता है ये। अगर कोई किसी के यहाँ डिनर में जा रहा है, अब चोर के दाढ़ी में तिनका, कोई किसी के यहाँ डिनर हो रहा है, अरे विपक्ष सब एक हो रहे हैं, हाय हम क्या करेंगे भैया, बचाओ भाई बचाओ भाई। किसी घर में शादी में कोई जा रहा है, अरे विपक्ष एक हो रहा है, विपक्ष एक हो रहा है, विपक्ष एक हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। इनको रात में भी विपक्ष सपने में आने लगा है। अगर कोई किसी के यहाँ डिनर पे जा रहा है, किसी के बर्थडे पार्टी पे जा रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ एनिवर्सरी है, किसी के यहाँ बर्थडे है, अगर विपक्ष के लोग यहाँ बुला रहे हैं, लोग जा रहे हैं उनके घर में, तो ये डर जाते हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है। अरे भैया विपक्ष एक हो रहा है, विपक्ष एक हो रहा है, कुछ करो कुछ करो। उनके यहाँ पे डिनर हुआ था, उनके वहाँ डिनर हुआ, अरे प्रभु काहे इतना डरे हुए हो? सत्ता जा
आ रही है आपकी, आपके डरने से कुछ नहीं होता। किसी के यहाँ अगर कोई फंक्शन में लोग शामिल हो रहे हैं, आप उसको विपक्ष एकता बता रहे हो। यही तो हिंदुस्तान की खासियत है कि यहाँ पे हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा मनभेद नहीं होता है। वैचारिक हम एक दूसरे से लड़ेंगे, हो सकता है हमारे वैचारिक मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं। अगर आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, आपकी बेटी का, अगर आपका कोई, अगर वहां पे कोई, अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम सब शामिल होते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे मुद्दों की है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप डरे सहमे रहते हो, आप पेगासस का इस्तेमाल करते हो, डर के मारे जासूसी लगाओ, हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही। क्योंकि डरा हुआ आदमी, नैतिक रूप से डरा हुआ आदमी दूसरों को अनैतिक साबित करने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। आप डरे हुए लोग हैं, जिनको पता है किसान इनसे रूठा हुआ है, इनको पता है बेरोजगारी से लोग, युवा इनसे परेशान है, महंगाई से आम जनता परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार, महिलाएं परेशान है इनसे, किसान परेशान इनसे, देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, पूरा हिंदुस्तान इनसे परेशान है। तो डरा हुआ आदमी तरीके से भी डरता है। उसको अगर थोड़ी सी खट सी आवाज, अरे कौन आ गया, कौन आ गया, किधर आ गया, ये डरे हुए लोग हैं। इतना डर गए हैं कि किसी के घर में अगर 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो इनका पसीना छूटने लगता है। ये घबरा चुके हैं, क्योंकि इनकी सत्ता जाने वाली है। चाहे उत्तर प्रदेश में हो, आप 2022 में वहां से जाएंगे, 2024 में यहाँ से जाएंगे। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। तीसरी बात जो मैं भूल गई थी, दरअसल कपिल सिब्बल के घर पर एक ऐसी पार्टी, वो तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिए। लालू प्रसाद यादव से लेकर अखिलेश यादव उस पार्टी में गए। गांधी परिवार का कोई नहीं था, लेकिन एक बर्थडे पार्टी, सालगिरह का जो जश्न था, उसमें तमाम विपक्ष का एकजुट होना, बड़े से बड़े नेताओं का आना, गांधी परिवार से कोई नहीं था। क्या एक अलग संकेत देने की कोशिश है? क्योंकि कपिल सिब्बल वैसे भी कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व के सवाल को खड़े करते रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अजय आलोक जी, अनुराग जी ने जहां पर छोड़ा था वहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। वो कह रहे हैं दरअसल सरकार ही डरी हुई है, सरकार इस बात से डरी हुई है कि किसान उनसे नाराज हैं, विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसी वजह से आप लोग ये सब कह रहे हैं। देखिए, अपने मन से कोई बात को दिल में बैठा लेना कि सरकार डर गई है क्योंकि किसान नाराज है, महंगाई बढ़ी हुई है, और इसी बात पे खुश हो जाना तो बहुत अच्छा है। वो खुश रहने, जिस सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिराने के लिए इतनी चीजें हैं, वो सरकार डरेगी। दूसरा, जहां तक रहा इनके आचरण का बात, तो आचरण तो अनुराग जी को याद होगा कितना अच्छा आचरण इनका पार्टी का रहा है। जब अटैक किया था जान से मार, जब उत्तर प्रदेश असेंबली में विधायकों के बीच हाथ पैर चल गए थे, उसी का झलक आज थोड़ा राज्यसभा में दिखा। वो संगति का असर होते रहता है। क्यों डरेंगे? ऐसा इनके पास है क्या जो इनसे कोई डरने जाए? सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब राहुल गांधी आज कश्मीर गए थे, अच्छी बात है कश्मीर गए थे, कश्मीरी पंडित भी अपने आप को कहा, चलिए ठीक है, वो भी मान लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाती हैं, बिल्कुल कश्मीरी पंडित है। तो क्या अपना घर कोई किसी को दे देता है? उनके नाना जवाहरलाल नेहरू जी ने तुलना की थी कि कश्मीर की तुलना एक सबसे सुंदर स्त्री से की थी कि कश्मीर बिल्कुल एक सुंदर स्त्री की तरह है। तो क्या किसी सुंदर स्त्री को कोई यूएन में ले जाता है? भारतीयता होने का क्या सबूत उन्होंने दिया? एक के बाद एक चीज है ना। आपने 1/3 कश्मीर छोड़ दिया पाकिस्तान के पास, किसकी गलती थी? तो ये सब चीज राहुल गांधी तो ठीक कर सकते थे, 10 साल वो सत्ता में थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। ये सब ठीक करते, तब जाके कश्मीर में कहते कि देखो मैंने अपना घर, अपना जमीन वापस ले लिया, तब निश्चित तौर पे कश्मीर के लोगों को एक आशा बनती। अब ये ऑप्टिक्स के लिए कश्मीर जाना, वहां पे भाषण देना, उसके बाद आके फिर हम लोग उस पर बहस कर रहे हैं, उस पर अनुराग भदौरिया कहेंगे कि सरकार डर गई है। किस बात से डरेगी? डर तो आप लोग रहेंगे कि आपका वजूद खत्म। आप हर चीज से डर जा रहे हो। जरा से अगर अपना कश्मीर पर जवाब दे, वहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते हैं, आप डर जाते हो। उत्तर प्रदेश में मिलकर फिर से लड़ लीजिए ना। हाँ पवन जी, तो लड़, अरे तो आप उसकी चिंता मत करो, आप अपनी हार की तैयारी करो। हार अखिलेश यहाँ विपक्ष एक नहीं हो रहा है, ये राष्ट्र एकता है, इसको राष्ट्र की एकता बोलो। आप राष्ट्र एकता से डर रहे हो, विपक्ष की एकता के अंदर आपको राष्ट्र की एकता दिखाई दे रही है, ये आपके साथ समस्या है। इसीलिए आपसे बोला था कि आपके वेद पुराण में क्या रखा है, संघ शक्ति कलयुग में जब विपक्ष के खिलाफ ये सब शक्ति एक साथ इकट्ठी हो रही है, और आपको स्काइप पर हैं दोनों, एक साथ बोलिएगा, आवाज नहीं आएगी। ठीक है भदौरिया जी, बात पूरी कीजिए जल्दी। मैंने कहा कि इनको मैं बता रहा था कि पुराण में लिखा है संघ शक्ति कलयुगे। कलयुग में जहां भारतीय जनता पार्टी जैसी सत्ता में अगर पार्टी बैठी हो जो तानाशाही है, उसके खिलाफ ये विपक्ष एकता, मतलब राष्ट्र की एकता, ये राष्ट्र की एकता से डर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र एक साथ आ रहा है। और जब राष्ट्र एक साथ आता है तो डरते हैं। शायद ये भूल गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, बूटा सिंह ने क्या बोला था सदन में खड़े होके कि मेरी बेटी की विदाई तब तक नहीं होती जब तक अटल जी नहीं आ जाते। ये उस देश की परंपरा है, ये वो हिंदुस्तान है। ये भारतीय जनता पार्टी अटल जी को मानेंगे क्या?
कि अटल जी जब तक नहीं जाते थे तब तो वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि मेरी बेटी की विदाई में और सरकार एक वोट से गिर गई थी, लेकिन तब भी कह रहे थे कि हमारे आपस में मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। आपने राजनीति में एक दूसरे के शादी के फंक्शन में जाते हैं, डरते नहीं। राजनीति में जो एक ठीक है, आप अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन एक जो लोगों का कनेक्शन रहता था वो खत्म कर देंगे क्या, वही पूछ रहे हैं? तो कोई आपत्ति भी नहीं की, वो लंच पे जाए, डिनर पे जाए, बिल्कुल वेलकम है ना, बिल्कुल आपस में बैठे, मिले, बातचीत करें। और देखिए अभी तो प्रेस, ये पहले डिसाइड कर लिया जाए कौन डरा हुआ है। अंजना जी, मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, यहाँ पर उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। मतलब पहले ये डिसाइड हो जाना चाहिए। ये अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर डरा कौन हुआ है, हम डरे हुए हैं या वो डरे हुए हैं। इसका आप अभी है आधा घंटा और डिसाइड कर लीजिए। दूसरी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो कह रहे हैं आप लंच करिए, डिनर करिए। कपिल सिब्बल जी का इंटरव्यू आपके चैनल ने लिया, ये डिबेट का विषय रखा। कपिल सिब्बल जी ने कहा देखिए 2019 से मेरी गांधी फैमिली से कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ है। अंग्रेजी में वो बहस थी, वो इंटरव्यू था। उन्होंने कहा हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, इसमें हमने कोई टिप्पणी की, कोई टिप्पणी नहीं की। आपकी बातचीत हुई होगी, नहीं हुई होगी। उन्होंने कहा यस हमारे पार्टी में अभी कोई लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप क्रंच है, इसमें हमने कोई टिप्पणी की, कोई टिप्पणी नहीं की। अरे अपने आप टिप्पणी करना, अपने आप उस पर लड़ना, आप लड़िए। उन्होंने कहा G23 अभी जीवित है, G23 चाहता है कि अच्छा लीडरशिप पार्टी को मिले, इसमें हमने कुछ कहा, हमने कुछ नहीं कहा। आपने डिबेट रखा, हम आके कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिनर लंच सब कुछ करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजना जी याद करिए 2019 के चुनाव से पहले ये सारे लोग हाथ पकड़ करके कर्नाटक में खड़े थे ना। ये याद करिए कैसे कोई बुआ, कोई भतीजा, कोई कुछ बना हुआ था। मायावती जी खड़ी थी, ममता जी खड़ी थी, सोनिया जी खड़ी थी, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। डिबेट हो रहा था अंधाधुंध कि अब मायावती जी बनेंगी या राहुल जी बनेंगे। अब हुआ क्या उसका बताइए। उसके बाद कलकत्ता में सारे लोग हाथ पकड़ के फिर खड़े हो गए, ये 24 पार्टियां, कि हम सब इकट्ठे हो गए, आप मोदी जी को मजा चखा देंगे। क्या हो गया, 300 से अधिक सीट हमें आ गई। अब याद करिए रोज शाम होते ही वो चंद्रबाबू नायडू उतरते थे दिल्ली में, एक फूल का बुका लेकर अरविंद केजरीवाल जी के घर जाते थे। ऐसे मिलते थे दोनों जैसे पुतिन और ट्रंप मिल रहे हो, पता नहीं क्या बातें करते थे और मीडिया में दिखाया जाता था बहुत मंत्रणा हो रही है, चंद्रबाबू नायडू जी आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं। क्या हो गया भाई साहब, बातचीत करने से कुछ हो जाता और लंच डिनर करने से कुछ हो जाता तो आप बताइए हो जाता, फिर तो ये जीत जाते। कुछ करिए ना, एकजुटता में दम नहीं है पवन जी। और पहले डिसाइड करिए कौन डरा हुआ है। अंजना जी, अब पवन जी बोल रहे एक बार, भदौरिया साहब एक पवन जी। विपक्ष की एक साझा रणनीति बनी, संसद में किन मुद्दों को हम उठाएंगे। संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में जब भी हम बोलने के लिए उठते हैं हमारा माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। प्रहलाद जोशी जी खड़े हो जाते हैं, इंटरप्शन करते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है। अरे आप निर्णय लेंगे कि किन मुद्दों को हमें उठाना है संसद में, तो आप डराने की चेष्टा करते हैं। हम डर रहे हैं नहीं कहा, राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमें डराया जाता है, हम डरते नहीं है आपसे। ये मत सोच लीजिएगा अरे इतनी बड़ी भारी जनता का समर्थन हमारे साथ है, हम डरेंगे आपसे। आप कोशिश पिछले 7 साल से कर रहे हैं, कभी पेगासस ले आएंगे, कभी किसी का धमकी ले आएंगे, हमें नहीं डर लगता आपसे। मोदी जी को और अमित शाह को आपस में एक दूसरे से अब डर लगने लग गया है। सुना अमित शाह जी की भी अब जासूसी करवाई जा रही है। तो ये आप ये डर का खेल आपस में खेलिए, हमें मत खिलाइए। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीरी पंडितों का पलायन जब हुआ था तो केंद्र में किसकी सरकार थी, किसका समर्थन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का। संबित पात्रा जी माफी मांगिए देश से। क्या आपने कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर समर्थन वापस लिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से? जी नहीं लिया था। एक शब्द नहीं हुआ, एक चू नहीं निकली थी मुंह से आपकी। आज कश्मीरी पंडित याद आ रहे हैं। माता कश्मीरी पंडितों को हमने भगाया, परिवार की कुल देवी है। जिहादियों के खिलाफ तो एक शब्द निकाला जाएगा नहीं। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, एक शब्द इनका निकलेगा नहीं। जवाब आप ही को देना है। नेहरू परिवार की कुल देवी है, इसलिए शर्म करिए। माता खीर भवानी का अपमान यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जब नेहरू परिवार का अपमान करते हैं ना, तो एक एक कश्मीरी आपको देख रहा है, एक एक हिंदू आपको देख रहा है। तो नेहरू परिवार इज इक्वल टू माता खीर भवानी, ये क्या मजाक कर रहे हैं? माता खीर भवानी को अगर वो दर्शन मतलब नेहरू खानदान इज इक्वल टू माता खीर भवानी, ये परिवार है या भगवान है? क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? उसमें भी आपत्ति क्यों नहीं जाए?
आप भी नहीं, मुझे तो आपत्ति है इस बात से। नेहरू फैमिली इज इक्वल टू माता खीर भवानी। नेहरू फैमिली का अपमान करना माता खीर भवानी का अपमान है। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? ये धर्म के साथ खिलवाड़। नहीं, आपने कहा कि नेहरू परिवार इज इक्वल टू माता खीर भवानी और नेहरू परिवार का अपमान माता खीर भवानी का अपमान है। कैसे कैसे? वो नेहरू परिवार जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े किए अपने। अंजना जी, अब इन्होंने मैंने बहुत सुन लिया, मैंने इनको बहुत सुन लिया। अब मुझे आपत्ति है इनके बयान से। भोगते रहे, शर्म आनी चाहिए आपको कि आज आप अपमान फिर से। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। कश्मीरी पंडितों का बार बार आपने अपमान किया है। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। अंजना जी, मैंने पूरा सुन लिया। अंजना जी, मुझे तो आपत्ति है इस बात की जब उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और नेहरू खानदान की जो। अंजना जी, मैंने पूरा सुना इनको। ठीक, जब से पलायन हुआ, ठीक है, जवाब दे रहे हैं पवन जी। करूंगा अंजना जी, पहले ये शांत हो। नहीं अंजना जी, क्या पवन जी इसी का जवाब दे रहे हैं ना वो। इनको इतना समझाना क्यों पड़ता है? पवन जी इसी का जवाब दे रहे हैं। नहीं रोका था, ठीक है, मैं भी नहीं जवाब रोका, ये दीजिए। गलत कर रही हैं आप। आपने इनको नहीं रोका था जब अंजना जी कैसे रोका था पवन अगर जी? नॉन स्टॉप चिल्लाएंगे तो। मैं तो उनको पूरा सुना, लास्ट में मैंने बोला, मैंने पूरा सुना इनको, 5 मिनट पूरा सुना इनको। अंजना जी, पहली बात इन्होंने कहा नेहरू परिवार और नेहरू खानदान के खिलाफ कहना माता क्षीर भवानी के खिलाफ कहना है। मुझे ये बहुत बहुत घृणक कमेंट लगा। माता क्षीर भवानी को आप नेहरू परिवार के साथ जोड़ के देखते हैं, ये किस प्रकार की बात है? वो माँ है, जगदम्बिका है, आप उनको जोड़ दीजिएगा नेहरू परिवार के साथ गांधी? कि किस स्तर पर हम आ गए राजनीति करते करते। दूसरी बात, कौन जिहादियों को बचाते बचाते ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने लगते हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं पाएंगे, चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। किसने भगाया था? अपने ही घर में बेघर किया था 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को। भूल जाइए संबित पात्रा को, मैं तो उड़ीसा का हूं। किसी भी कश्मीरी पंडित को बुलाइए यहां पर और उनसे पूछिए किस प्रकार की यातनाएं उनको दी गई और किसके कारण दिया गया उनको यातना। वो बताएंगे, अपनी गाथा वो बताएंगे। ठीक है, वक्त की कमी है, तकलीफ को वो बताएंगे। यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि हमने बचाया था। शर्म करो। इस पर पवन जी क्या बात करी बटल होगा? कान पकड़कर उठक बैठक करके इनको माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कहा कि नेहरू परिवार जो है वो माता क्षीर भवानी के बराबर है, माफी मांगनी चाहिए इनको। माफी मांगिए कश्मीरी पंडितों से और कान पकड़ के उठक बैठक लगाइए यहीं बैठकर, तब आपको शायद कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले, जिहादियों को बचाने वाले, आपको शर्म नहीं आ रही है? और आपके चाचा नेहरू ने पाकिस्तान के आगे जिस प्रकार से सरेंडर कर दिया हमारे कश्मीर के एक बड़े हिस्से को। आज अगर नेहरू ना होते, कश्मीर का ये प्रॉब्लम ना होता, नेहरू ना होते तो पीओके ना बनता, पूरा कश्मीर आज हमारा होता। आधा कश्मीर आपने दे दिया वहां पर और आपको शर्म नहीं आ रही है ये सब बोलते हुए। जल्दी से एक बार अनुराग भदौरिया जी और अजय जी। अनुराग जी, विपक्ष की एकता आज भी दूर की कौड़ी दिखाई देती है, इस पर आपका जल्दी से जवाब, छोटा छोटा जवाब। देखिए आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डरे हुए हैं। पहले तो विपक्ष की एकता पे सवाल उठा रहे थे, जब मैंने उनको अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जांपल दिया और राष्ट्रीय एकता की बात की तो तुरंत बैक गियर लगा गए। नहीं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। तो सोचो कितनी बुरी तरह ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके प्रवक्ता और सरकार डरी हुई है कि इनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जब जनता, देखिए इतनी देर से डिबेट कर रहे हैं, पूरे नेहरू खानदान की बात करेंगे और अपने किसानों की बात नहीं करेंगे। मैंने बोला कि भैया आप हथरस की बेटी के पिताजी का नाम बता दो, नहीं बता पाएंगे। मैंने बोला लखीमपुर की बेटी का चीरा, कब तक कोविड से लेकर कृषि कानून हर चीज पर नेहरू का नाम आएगा? बेटी का नाम बता दो, नहीं बना पाएंगे। तो इनको अजय जी, आम जनता से लेना देना, देखिए ऐसा है कि नेहरू का नाम हमने तो लिया नहीं, अब ये कश्मीरियत की बात की इसलिए नेहरू जी का नाम आ गया। भाई लोकतंत्र है, जाइए जनता के पास अपनी बातें कहिए, कोई रोक नहीं रहा है। खानदानी विरासत से अब सियासत नहीं चलने वाली है, ना ही अब सत्ता मिलने वाली है। ये बात को राहुल गांधी जी भी समझ गए होंगे, अखिलेश भी जानते हैं। छटपटाहट उसी बात की है और कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हल्ला बोल में फिर इस तस्वीर के साथ आपको आज छोड़े जाएंगे। राज्यसभा में जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया गया है, क्या लोकतंत्र में ये स्वीकार्य है? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये तस्वीरें छोड़ना चाहते हैं? आप सोचिए, देखते रहिए।